नमस्कार, मैं हूं निखिल और आज चर्चा अवैध प्रवासियों पर। चर्चा से जुड़िएगा क्योंकि यह सवाल हमारे देश, उसकी संस्कृति और आने वाली पीढ़ी से जुड़ा है। ये कड़वा सच है कि ये अवैध प्रवासी देश की सुरक्षा, संसाधन और संस्कृति के लिए बड़ी चुनौती है। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से अवैध प्रवासी चर्चा में है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों को विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिया था हाल ही में। इसके बाद गुजरात और राजस्थान सहित सभी राज्यों में अवैध प्रवासियों को खदेड़ने का काम शुरू हुआ। ये अवैध बांग्लादेशी नागरिक देश की सुरक्षा के लिए कितने खतरनाक है, इस बात का अंदाजा गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के बयान से चलता है। उन्होंने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों में कई ड्रग्स और मानव तस्करी में शामिल थे। गिरफ्तार किए गए 4 बांग्लादेशी नागरिकों में 2 अलकायदा के स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे। राजस्थान के कई शहरों और कस्बों तक से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहुंच के समाचार हर रोज अखबारों में आते हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का प्रत्यार्पण अभियान पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी सुरक्षा चिंताओं का ही परिणाम है। वर्ष 2010 की बात है जब मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा अजीत कुमार डोवाल की अध्यक्षता में आयोजित एक सत्र भारत में अवैध बांग्लादेशी आंतरिक सुरक्षा पर असर में भारत के अवैध प्रवास और उसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा हुई थी। चर्चा में जो बात सामने आई उस पर आगे बता रहा हूँ, लेकिन ये एक कान में सुनकर दूसरे कान से निकाल मत दीजिएगा यदि कल देश और अपनी नई नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं तो। उस सत्र में ये बात निकल कर आई थी कि भारत में 1 से 2 करोड़ के बीच अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। आंकड़ा बड़ा है। ये भारत के संसाधनों पर बोझ से ज्यादा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वर्ष 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था कि देश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिसमें से अकेले पश्चिमी बंगाल में 57 लाख है। हालांकि ये आंकड़ा बाद में विवादित हो गया था। बहुत सी रिपोर्टों के अनुसार ये संख्या 2 करोड़ तक हो सकती है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के साथ साथ बर्मा में हुए आंतरिक संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या भारत में घुसकर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। देश के कई हिस्सों में रोहिंग्यों और स्थानीय नागरिकों के बीच झड़पों की खबरें आती रहती हैं। स्थानीय प्रशासन के लिए भी अवैध रोहिंग्या मुसीबत बन गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में लगभग 75,000 रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन ये संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है। ये लोग मुख्य रूप से दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद, नूह और अन्य शहरों में बसे हुए हैं। भारत में अवैध प्रवास की समस्या के समाधान के लिए एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध प्रवासियों की पहचान, उनके पंजीकरण और उनके मूल देशों के साथ प्रत्यावर्तन समझौते करने की तत्काल आवश्यकता है। इन दोनों चीजों पर काम करके भारत में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो अवैध प्रवासी है उन पर हम रोक लगा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में कानून व्यवस्था में रोहिंग्यों की भूमिका संदिग्ध रही। दिल्ली की पिछली सरकार का रोहिंग्यों के प्रति एक खास तरह का स्नेह था, जिसकी भाजपा सहित कई पार्टियां आलोचना करती रही है। जरा हम नजर डालें भारत के पूर्वोत्तर में मौजूद पड़ोसी छोटे से खूबसूरत देश भूटान पर। भूटान पर नजर इसलिए डालने को कह रहा हूँ कि ये दुनिया के उन 8 देशों में शामिल है जहां की नागरिकता प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके बाद चीन है, कतर है, स्विट्जरलैंड है, वेटिकन सिटी है और जापान का नंबर आता है। इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कई मापदंडों से गुजरना होता है। हाल में अमेरिका में ट्रंप सरकार ने किस तरह अवैध प्रवासियों को अपमानजनक हालात में उनके देशों में वापस भेजा, ये दुनिया ने भी देखा है। हम भले ही ट्रंप के इस व्यवहार की आलोचना करें, लेकिन कोई भी राष्ट्र क्यों अपने नागरिकों की कीमत पर अवैध प्रवासियों का बोझ उठाएगा।
दुर्भाग्य से भारत की जो व्यवस्था है, कुछ अव्यवस्थाओं से गुजरकर अवैध प्रवासी भारत की नागरिकता को छीन रहे हैं। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर बिना किसी मतभेद के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध प्रवासी सिर्फ संसाधन नहीं चुराते, बल्कि वे स्थानीय संस्कृति को भी दूषित करते हैं। राजस्थान की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी स्थानीय एजेंटों के जरिए महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार कराने में कामयाब हुए हैं। पिछले साल आपको याद होगा, मीडिया में पढ़ा होगा कि जयपुर में पुलिस ने भागरोटा क्षेत्र में 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। इनके पास वह सब मौजूद था जो किसी भी भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए। मसलन पैन कार्ड था, आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य कार्ड था, बैंक में खाता था, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड तक उनकी पहुंच में था। बड़ी आसानी से एजेंट इसको बना देते हैं। दुर्भाग्य से व्यवस्था में और समाज में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो चांदी के सिक्कों के लालच में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता से भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी भौगोलिक दृष्टि से अपने आप में एक पेचीदा तत्व है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें 3196.7 किलोमीटर लंबी सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगभग 54 छोटी बड़ी नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच बहती हैं, जिन पर तारबंदी का काम असंभव है। यही वो जगह है जहां से लोग भारत में अवैध तरीके से घुसते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध घुसपैठ को लेकर गंभीर है और लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। इसके लिए डिप्लोमेटिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक राष्ट्रीय और सामाजिक संगठन समय समय पर अवैध प्रवासियों के मुद्दे को गंभीरता से उठाते रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वर्ष 2014 में कहा था कि अवैध प्रवासियों के कारण जनसंख्या असंतुलन जो हो रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में ऐसे अनेक हिस्से पनप चुके हैं जिन्हें दबी जुबान में अब मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। इसके अलावा संघ ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें देश से बाहर खदेड़ा जा सके। उच्चतम न्यायालय ने भी हाल में फैसला सुनाया कि भारत में रहने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है और रोहिंग्या मुसलमानों को यह अधिकार नहीं है। इससे रोहिंग्या समुदाय के निर्वासन का रास्ता साफ हुआ है। नागरिकता कानून 1955 में सरकार को देश के प्रत्येक नागरिक की पहचान के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की बात कही गई थी। सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के माध्यम भारतीय नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।